Hi everyone, very good evening to everybody. Welcome to Success Series. This is your SST educator Shrishti and I'm going to take you through Economics Chapter 3, important question and answers from the chapter Money and Credit. So chapter explanation already हमने किया है इस chapter का. If you guys haven't seen it, please go and watch it and then do this session. Also, when I'm doing the important question and answers, it is very important for all of you all to understand that you should be trying to attempt the questions. अगर कोई भी problem आती है, that means आपका chapter अच्छे से prepared नहीं है and you must provide it some time because these are important chapters for your examinations. So let's begin. Let's see what are the multiple choice questions that we have today. Which one of the following is a formal source of credit? तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, I had very well explained to you formal and informal source of credit and the difference between the two. Now you have to identify which is a formal source of credit amongst the given options. Traders, cooperative societies, money lenders, or friends and relatives. So your correct answer definitely, as all of you all know, it is going to be cooperative societies. Formal source of credit वो होती है जो regulated by the central bank होती है. Okay, यहाँ पे आपके terms of credit वगैरह well defined होते हैं and यहाँ पे क्या है that it is not exploitative. ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के भी बैंक्स हो सकते हैं. इट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपकी एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आती है. व्हाट इज़ क्रेडिट? क्रेडिट इज ऑब्टेनिंग ऑफ मनी. इट सर्व्स एज मनी, बट जिनके पास रुपए नहीं है तो वो लोग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. इट इज़ एज गुड एज मनी इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग और टेक सम सर्विस. Come to question 2. Which one of the following is the appropriate meaning of collateral? It is the sum total of money borrowed from banks, the amount borrowed from friends, it is an asset of the borrower used as guarantee to a lender, or the amount invested in a business. अगर आपने चैप्टर थोड़ी सी भी डिसेंटली पढ़ा है तो यू विल अंडरस्टैंड सी इज़ द करेक्ट आंसर. जब भी हम बैंक से एक लोन अवेल करना चाहते हैं तो बैंक किसी कोलैटरल को हमसे मांगती है. दिस इज़ बेसिकली अ टर्म ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ऐसे ही तो कोई भी आपको रुपए लेंड नहीं कर देगा. व्हाट इफ़ यू डिफ़ॉल्ट? अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आप भाग गए दूसरे देश, सो दिस कोलैटरल कैन बी सीज्ड बाय द बैंक. दिस कोलैटरल विल हेल्प देम मेक अप फॉर वट एवर लॉस हैज़ अक्रूड टू द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ लेंडिंग मनी टू यू विच यू हैव डिफॉल्टेड ऑन रीपेइंग. सो इट इज़ एन एसेट ऑफ द बोरोवर. चाहे आप घर को लगाए, चाहे आप ज्वेलरी को लगाए, वट एवर यू आर शोइंग एज एन एसेट कि भाई जस्ट इन केस आई एम नॉट एबल टू रीपे टू यू, दिस इज समथिंग दैट विल बी देयर विच इज़ इन योर हैंड. So appropriate meaning of collateral is option C. Let's move to question 3. Which one of the following is a modern form of currency? तो हमने देखा था how currency has evolved in India and the world. Now you have to identify the modern form of currency. Is it paper notes, gold, silver or copper? It is going to be definitely answer number option A, paper notes. बेसिकली पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे कि जो कॉइन्स यूज़ करते थे वो मेटलिक कॉइन्स होते थे. सॉरी, ओके, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. अब ये कॉइन्स और आज की चीज़ों में क्या डिफरेंस है कि इनकी खुद की वैल्यू होती थी. पुराने वाले ज़माने में जो कॉइन्स हम लोग यूज़ करते थे, दे वर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स बाय देमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी के जैसे नहीं भी यूज़ करो तो भी गोल्ड की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, खुद की इंटरनल वैल्यू है. सेम विथ सिल्वर, सेम विथ कॉपर. सो दे वर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन देमसेल्फ. बट अब जो हम लोग की पेपर नोट्स एंड करेंसी होती है, रेस्ट ऑफ इट, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. इट हैज़ नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन. अगर आप ऐसे ही उस पेपर नोट को किसी को दे दो तो इट हैज़ नो वैल्यू. पीपल कैन रिफ्यूज़ इट बिकॉज वो कोई एक वैल्यूएबल मेटल नहीं है आपके लिए. बट जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑथोराइज्ड, सो वी एक्सेप्ट दिस एज अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ पेमेंट. सो पेपर नोट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी. Now we will come to question 4. Which one of the following is the newer way of providing loans to the rural poor, particularly women?
कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मनी लेंडर्स। तो एक न्यू तरीका है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दिस आर बेसिकली ग्रुप्स ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु कम इन टुगेदर। वो लोग अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं और वहाँ से फिर वो लोग को जब कुछ इकट्ठा करना होता है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा बड़ा लोन लेना होता है, देन थ्रू दैट एसएचजी दे अप्रोच द बैंक और बैंक वो एसएचजी को लोन देती है, ना कि उसके मेंबर को। इस एसएचजीज के द्वारा विमेन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुई है बिकॉज दे हैव ऑल्सो बीन एबल टू होल्ड डिस्कशंस, मीटिंग्स, सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स etc. as well as meet their regular requirements. So self-help groups here is the correct answer, ना कि cooperative, ग्रामीण और money lenders. We will move to question 5. If you're having any doubts, guys, you can put it in the comment box. Also, there will be links to the videos in the description box as well. So please go and check them out. That will help you to understand this whole thing in a much better and broader manner. Which of the following is the main informal source of credit for rural households in India? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वी हैड सीन दैट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर द रूरल हाउस जो भी ये लोग ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट रूरल एरियाज़ में, इनको मेनली इनफॉर्मल सोर्सेज से मिलते हैं। अब इन इनफॉर्मल सोर्सेज में सबसे ज़्यादा रेशियो लेंडिंग की किन के टिल्ट में रहती है? इज़ इट फ्रेंड्स, relatives, landlords और money lenders? It is definitely going to be money lenders. ये वाला जो process है ये बहुत ही exploitative होता है for the rural people because it is very high rate of interest जो इनको charge किया जाता है। Why do they avail from the informal sector? क्योंकि या तो formal sector present नहीं है वहाँ पे, अगर present है तो इनकी जो documentation requirement है ये बहुत difficult है इनके लिए meet करना, ठीक है। ऑल्सो सम पीपल आर वेरी वेरी इलिटरेट, दे आर नॉट अवेयर कि कैसे किया जाता है, तो ये सारी फिनेंशियल लिटरेसी इनके पास नहीं है। तो हालांकि फॉर्मल सेक्टर से इन्हें कम रेट में मिल जाए बट स्टिल दे डोंट अप्रोच द लिटिल बिट ऑफ फॉर्मल सेक्टर दैट देयर माइट बी, बट दे टेक इट फ्रॉम मनी लेंडर्स क्योंकि इनके लिए ये ईजी रहता है। और बाद में मनी लेंडर्स क्या करते हैं, एक तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ऊपर से दे ट्राई एंड एक्सप्लॉइट देम फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स बिकॉज फार्मर्स दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज वेल एज द अदर रूरल पुअर. Now we will come to question 6. Name the system in which double coincidence of wants is an essential feature. ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था, आगे जाकर के अभी एक लॉन्ग आंसर भी है, वहाँ पे भी समझ लेंगे. You just need to identify right now and it is going to be the barter system. Double coincidence of wants means दोनों पार्टीज को वही चाहिए जो एक दूसरे के पास हो. So it's a coincidence that we are doubly wanting the same thing on exchanging the same kind of goods that are there. What was this barter system? Barter system was that system whereby there was no use of any standard format of money or anything else. People directly exchanged goods and services. We will come to question 7. Grameen Bank of Bangladesh was started in which year? 1960s, 1970s, 1980s, 1990s. It is going to be 1970s. Your homework is to read more about this Grameen Bank. It is a very good example of self-help group or a cooperative society. Okay, please find out, was it Mr. Yusuf Khan who has helped with this or was it somebody else? Please tell me in the comment box. Did Yusuf Khan receive any prize if he was associated with this? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश सर्व्स एज अ रोल मॉडल फॉर ऑल दी अदर नेशंस क्योंकि आज के डेट में इट इज़ ऑपरेटिंग इन अ वेरी वेरी स्मूथ एंड सक्सेसफुल मैनर. इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1970. प्लीज़ रीड मोर अबाउट इट. इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एम्यूलेट. We will move to question 8. In a SHG, most of the decisions regarding loan activities are taken by banks, members, NGOs or cooperatives. So most of the decisions are taken by its members. जो भी members होते हैं who form a part of the SHG, they come together and they decide on whatever major things are there. So it is the members and all the members, they are responsible for making the payments back. So everybody is as responsible as any other member. अगर वो लोग ने borrow किया हो, नहीं किया हो, whatever be it. But if you're a member of a SHG, you are equally responsible towards everything that that SHG faces. Which of the following is not an informal source of credit? Money lender, relatives and friends,
कमर्शियल बैंक्स और ट्रेडर्स। तो इनफॉर्मल क्या होता है, जो रेगुलेटेड नहीं है। तो ये हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो गए, ये ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, एनीबडी हु इज़ लेंडिंग टू अस विदाउट कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। आज को मनी लेंडर ने लेंड कर दिया, कल को आरबीआई आकर के ये नहीं कह सकती दैट मनी लेंडर्स यू आर सपोज टू लेंड एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी विल बी रेगुलेटिंग यू। नो, बिकॉज दे बिलोंग टू द इनफॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सेक्टर। एंड कमर्शियल बैंक्स क्या है, इनकी एक्टिविटीज़ देखती है सेंट्रल बैंक विच इज़ आरबीआई, सो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फॉर्मल क्रेडिट। ये लोग हमारे कंट्री का बैंकिंग नेटवर्क बनाते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर अ पार्ट ऑफ formal credit, and banking belongs to the tertiary sector, right? We had read about this, so please connect all the dots, please don't be confused, and कहीं पे भी problem आ रही है तो definitely watch all the chapter explanations, this will help you immensely. Come to question 10, in which country is the Grameen Bank, अभी बता दिया था मैंने, meeting the credit needs of over 6 million poor people? So it is going to be Bangladesh. Bangladesh में है ये ग्रामीण बैंक and you have to read more about it. With that we are done with the multiple choice questions. Now we will do some 3, 4, 5 marker questions which you are supposed to get in your exams. I hope SST का pattern आप सबको पता हो. Exams are super duper near, okay, they will be, so you definitely need to know the pattern so that you can prepare and align your preparation in the same direction. तो प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा जहाँ पे हमने सारा पैटर्न डिस्कस किया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं एज पर द नोटिफिकेशन दैट वाज रिलीज्ड बाय CBSE. Now we will come to question 1. How does money solve the problem of double coincidence of wants? Explain with an example of your own. तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे पहले होती क्या है, दैट बोथ द पीपल डिजायर द सेम थिंग दैट आर अवेलेबल विथ ईच अदर, सेम थिंग as available with each other. For example, there are two people. A has rice, B has shoe. A wants shoe and B wants rice. ये लोग दोनों मिले, there is a double coincidence of wants and they are able to exchange their products with each other. But what if A has rice and B has wheat? A को wheat चाहिए, B को rice नहीं चाहिए. What will happen? They will not be able to exchange क्योंकि कोई एक common denomination तो है नहीं. Today if we want anything, अगर हमें बिस्किट चाहिए, we don't go to the biscuit seller asking him कि I have this, please take this and give me biscuit in return. No, right? We have a common denominator in the form of money and उसके आधार पे हम लोग को जो खरीदना होता है we are able to buy. So double coincidence of wants is when whatever a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, it becomes an essential feature. क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को स्मूथली हैंडल नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है. देयर इज अ लैक ऑफ money and that is why this double coincidence of wants becomes an essential feature when goods and services are being exchanged directly. अब मनी ने क्या किया, मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर किया क्योंकि जैसे ही मनी इंट्रोड्यूस किया और हुआ, it could be used as a common denominator to buy or sell specific things. And किसी भी इंसान को ये ज़रूरी नहीं था जानना कि if I want to buy something, I have to find that kind of party which wants the same thing that I have. तो interchanging of products बहुत ज़्यादा easy हो गई when money was introduced. For example, एक trader है, let's keep him as A. इनको क्या बेचना है, 10 sacks of rice. Suppose 10 kg of rice and इनको चाहिए 5 sacks of cereal. ठीक है, ये चाहिए. अब इनको तो ये ढूंढना पड़ेगा somebody who has cereal first thing and somebody who wants to buy rice. So now finding this kind of party will become very very difficult. So this was the case with the barter system. But now with introduction of money, trader can sell this rice to someone who needs it and he can buy cereals from the money he gets. राइस बेचा, जो रुपए आए उससे जो भी ज़रूरत के सामान है वो खरीद सकते हैं विदाउट बीइंग बॉदर्ड ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन हु विल एक्चुअली एक्सचेंज दैट विथ हिम.
Now we will come to question 2. In situation with high risks, credit might create further problems for the borrower. Explain. तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट की विच इज़ डेट ट्रैप. देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. पहली बात, डेट क्या है? डेट होता है वॉट एवर यू ओ. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे मनी बोरो किया तो जो बोरोवर है वो डेटर बन जाता है. मतलब मुझे किसी को रुपए देने हैं, आई ओ समबडी समथिंग, सो दैट इज़ योर डेटर एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ योर डेट. अब ये ट्रैप क्या है? कभी कभी हम लोग क्रेडिट लेते हैं. अब क्रेडिट हमारे लिए किस तरीके से सर्व करता है? एक तरीके का मनी ही है. इससे हमें जो भी चीज़ चाहिए हम लोग खरीद लेते हैं. नाउ व्हाट हैपन, सपोज एक फार्मर ने क्रेडिट लिया, लोन लिया बैंक से 10 लाख का या मनी लेंडर से. अब इन्होंने प्रोडक्शन की 7 लाख की और इन्होंने सेल किया 5 लाख. ठीक है, यहाँ पे इनका 5 लाख का शॉर्टफॉल है बिकॉज ये लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाए. ओके, एग्रीकल्चरल सीजन अच्छा नहीं गया, दे कुड नॉट डू इट. अब ये 5 लाख में से 3 लाख इनके खुद के एक्सपेंडिचर में चला जाता है, 2 लाख दे कैन रिपे. 2 लाख आउट ऑफ 10 लाख, मान लो इन्हें करना था 5 लाख, तो अब ये अमाउंट को पे करने के लिए इनको वापस से 3 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और प्लस सम मोर मनी फॉर द नेक्स्ट सीजन. तो इस तरीके से क्या होता है, क्रेडिट आपका अक्यूमुलेट होते जाता है एंड ये जो आप डेट ओ करते हो, जितना आपको रिटर्न करना है, ये बढ़ते जाता है. इट कीप्स इंक्रीजिंग. सो इन ऑर्डर टू रिमूव वन काइंड ऑफ डेट, अगेन यू नीड टू टेक लोन एंड दैट अल्टीमेटली ट्रिगर्स योर डेट ट्रैप वाली साइकिल. So do you understand this? It is very very simple, but it is a very very important concept. So in situation with high risk क्या होता है, क्रेडिट एक फर्दर प्रॉब्लम बना देती है बोरोवर के लिए. ऑल्दो वी से दैट क्रेडिट इज़ अ हेल्पफुल थिंग, यहाँ पे हम लोग इसकी डिसएडवांटेज को देख रहे हैं कि क्रेडिट मिलने के बाद भी किस तरीके की दिक्कत हो सकती है. सो क्रेडिट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन जो कि एक बोरोवर लेता है एक लेंडर से एट हाई और लो इंटरेस्ट रेट. अब कभी कभी क्या होता है, फेलियर ऑफ रीपेमेंट हो जाती है, बोरोवर जो है वो लॉस में चले जाते हैं, पे नहीं कर पाते हैं. तो अब ये लॉस को बेयर करने के लिए ये लोग फिर से क्रेडिट लेते हैं एंड देन अगेन दिस वे ही फॉल्स इन द ट्रैप ऑफ क्रेडिट वेयर बाय यू टेक मोर क्रेडिट टू पे ऑफ योर पास्ट डेट्स. और इस डेट को डेट ट्रैप कहते हैं क्योंकि आप इससे कभी निकल नहीं पाते हो. ये क्रेडिट आपका बढ़ते जाता है, डेट आपका बढ़ते जाता है और उसके लिए आप क्रेडिट लेते जाते हो एंड द साइकिल कीप्स रिपीटिंग. सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द रिस्क ऑफ क्रेडिट. बोरोवर हैज़ टू रिपे द क्रेडिट विच इज़ प्रिंसिपल अमाउंट. 10 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर ये आपका प्रिंसिपल हो गया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो देना है. सो दिस इंटरेस्ट हैज़ टू बी गिवन एंड दिस विल इंक्रीज द ट्रैप ऑफ क्रेडिट, इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर. लास्ट में जाकर के क्या होता है, ये लोग या तो अपने कोलैटरल को बेच देते हैं या तो सुसाइड कर लेते हैं इफ़ दे आर इन टू मच ऑफ प्रॉब्लम, राइट. सो इन तरीके की चीज़ें देखी जाती है इन द एंड फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स. Now we will come to question 3. I hope you are understanding everything, guys. Be very very attentive. These are really important. I am reiterating again and again and you must pay attention to it. कुछ भी doubts है, please post it in the comment section. Also open your books and try to check where you have not understood. We will move to question 3. How do banks mediate between those who have surplus money, surplus मतलब extra, and those who need money? तो इसको हम लोग डेफिसिट भी कह सकते हैं, मतलब लेस या फिर शॉर्टेज. तो अब कह रहे हैं कि बैंक एक्स्ट्रा और लेस को कैसे ब्रिज करती है इस गैप को. तो बेसिकली क्या देखते हो आप लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है डिपॉजिट्स का और एक कॉन्सेप्ट होता है लोन्स का. सो व्हाट बैंक्स डज इज, बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पीपल मेक डिपॉजिट विद द बैंक एंड 5 पीपल नीड द लोन्स. डिपॉजिट पे बैंक्स लो इंटरेस्ट रेट देती है, लोअर इंटरेस्ट ऑफर करती है फॉर सेविंग योर मनी इन द बैंक्स. लोन जब लेती है तो हायर इंटरेस्ट चार्ज करती है. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू सर्व्स एज एन इनकम फॉर द बैंक. और बैंक्स मीडिएट कैसे करती है, ये जो लोगों ने इनके पास सरप्लस डिपॉजिट किया, इस अमाउंट से कुछ अमाउंट को वो कैश रेशियो में रख लेती है अपने पास, ताकि कभी भी कोई विड्रॉ करना चाहे तो दैट लिक्विडिटी इज़ मेंटेन्ड विद द बैंक एंड इन लोगों को ये लेंड कर देती है.
जो रिमेनिंग अमाउंट है इट यूजेस टू लेंड ऑफ पीपल. सो इन दिस वे इट ब्रिजेस द गैप्स. तो देखिए बैंक्स मीडिएट between those who have surplus funds, that is the depositors, and those who are in need of funds, that means the borrowers, by lending the money to people who need it. People can open accounts in banks. Banks make use of that money to fulfill loan requirements of other people. Higher interest rate charge करते हैं borrower से और वो profit दे देते हैं depositor की तरफ as interest for offering deposits. And इसके बीच का जो difference रहता है क्योंकि lower interest rate देते हैं depositor को, that basically goes as their bank's income. Now we will come to question 4. Look at a 10 rupee note or any other note for that matter. What do you see written on these currencies? Can you explain this statement? तो जब भी आप नोट देखोगे, एक तो आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मेंशन है, एक आप देखोगे गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इससे आपको ये समझ आता है कि ये जो हमारी पेपर करेंसी है ये बैक्ड बाय सम अथॉरिटी है. कल को जाकर के कोई अगर कह देते हैं कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, देन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसकी प्रॉमिस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई दिस नोट इज़ वैलिड एंड इट हैज़ सम वैल्यू. सो टुमारो इफ़ यू ब्रिंग इट टू मी वी विल गिव यू समथिंग दैट कैरीज द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू एज द नोट दैट यू ब्रिंग टू अस. सो करेंसी इन इंडिया कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक. और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? इट इज़ RBI. दिस करेंसी इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब मिंटिंग मनी जो होती है, दिस इज दैट प्रोसेस. And these two are the only authorities which are responsible for issuing notes and currency in India. So that's very, very simple, nothing much there. Just read that in simplicity only and you might not get a question from that arena. Now we will come to question 5. Why do we need to expand formal sources of credit? तो जब हम चैप्टर पढ़े थे हमने देखा था कि एक फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लैकिंग है, विच इज़ बेसिकली अ हिंड्रेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो दैट इज़ वाई दिस नीड टू बी एक्सपैंडेड. फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को क्यों एक्सपैंड करना चाहिए? क्योंकि ये पहली बात तो रेगुलेटेड होती है, गवर्नमेंट बैक्ड होती है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती है. सेकेंड, इसमें क्या होता है? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पुअर कंसिडर किया जाता है और इसको मेंटेन भी किया जाता है. इनफॉर्मल सोर्सेज क्या है? ये अनरजिस्टर्ड होते हैं, इसीलिए कोई अगर आपको एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, अननेसेसरी टर्म्स भी लगा रहे हैं लोन्स पे, बार बार रीपेमेंट ले रहे हैं, नो नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन. ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स में मिलते हैं पैसे, विच बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अगर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, पीपल विल बोरो मनी एट लेसर इंटरेस्ट रेट्स एंड इनके ऊपर और ज़्यादा लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी कि आपको बोरोवर के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करना है. फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर्स क्या करते हैं? रुपए भी वापस लेते हैं सारे के सारे. ऑल्सो दे मेक यू वर्क एक्स्ट्रा ईदर इन देयर होम्स और दे मेक योर वाइव्स वर्क एज मेड्स. तो इस तरीके की चीज़ वो लोग करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ लेंडिंग यू मनी. Also, if formal sources of credit are increased, people will be able to take loans and use them for the development of the country. So, formal sector is very, very important. It is like financial sector की development अगर formal sources increase होते हैं credit के and for any other reason as well. Come to question 6. What is the basic idea behind the SHGs for the poor? तो ये जो self help groups है, जैसा कि name है self help, we are coming together and helping ourselves, right? So you don't have to mug up anything. Please understand it in this manner. Self help group helping our own self. तो इनके पीछे क्या basic एक idea था? So this have been set in India with an aim to help the rural poor. It consists of 15-20 people from around the same neighborhood or the same community जो कि एक डेली बेसिस पे कुछ अमाउंट सेव करते हैं, कुछ वेजेस जो ये अर्न करते हैं. क्योंकि क्या होता है, इनकी सैलरी बहुत लो होती है, बट अब मान लीजिए इनके ऊपर कोई हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर ही आ गया. सो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, अगर डेली सेविंग्स रहती है तो इनके पास कभी भी इतने रुपए तो नहीं होंगे कि दे कैन मीट 2 lakhs ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर.
और मे बी 15,000 ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर, वट एवर द मैटर बी। तो अब मान लीजिए ये लोग 5,000 करके मंथली सेव किए हैं, तो ये अमाउंट एक एसएचजी में चला जाता है। बाद में जब इनको ज़रूरत होती है एक बार में पैसों की, तो ये एसएचजी इन्हें लेंड कर देता है। एंड इट इज़ द मेंबर्स ड्यूटी ऑफ द एसएचजी टू इंश्योर दैट द पीपल आर पेइंग देम बैक। People can borrow money from these groups during emergency or when they are need. यहाँ पे एक minimum rate of interest charge किया जाता है, so that there is this responsibility कि I need to pay it soon. Once the SHG has managed to save defined amount of money, फिर ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं लोन्स के लिए, क्योंकि बैंक्स ये नहीं देखती कि मेंबर्स कैसे हैं, वो ये देखती है कि भाई अब ये एसएचजी के पास 10 लाख रुपीज़ हैं या फिर 3 लाख रुपीज़ हैं, और अब हम लोग इन्हें इतने तक का लोन दे सकते हैं। Main purpose of introducing this was to provide little bit of employment opportunities so that they could start small businesses and earn some livelihood. But इसके अलावा और भी कई चीज़ों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की यूसेज साबित हुई है with respect to rural poor, women, etc. Now coming to question 7, what are the reasons why the banks might not be willing to lend to certain borrowers? तो देखिए, the reasons why banks might not be willing, एक तो है कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, इरेगुलर वेजेस एंड नो फिक्स जॉब इज़ ऑल्सो वन रीज़न, क्योंकि अगर आपकी सैलरी कांस्टेंट नहीं है, अगर आपकी इनकम कांस्टेंट नहीं है, देन डेफिनेटली यू विल मेक डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। आज पेमेंट करना था बट सैलरी आपकी है नहीं, इनकम सोर्स आपकी है नहीं, फिक्स जॉब आपके है नहीं, तो ये आपकी नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस में भी बैंक पैसे नहीं देना चाहती। सर्टन बोरोवर्स आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ एनपीएस। व्हाट आर एनपीएस? एनपीएस आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जब आपका पेमेंट कुछ टाइम के लिए ओवर ड्यू हो जाता है, आई थिंक इट इज़ 90 days, वी विल हैव टू चेक, इट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ इट इज़ ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days और मोर, देन दे क्लासीफाई यू एज एन एनपीए, कि मतलब अब ये एसेट हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, दे विल नॉट मेक द पेमेंट। सो एनपीए सर्व एज अ लॉस फॉर द बैंक्स. There is high risk in approving loans to entrepreneurs as well, who are entrepreneurs who are going to start something, starting up a business. तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि इनका बिजनेस चल जाएगा, सो दैट इज़ वाई इनको लेंड करने में भी कुछ अलग ही रिस्क रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई बैंक्स आर डाइसी, एंड सारे फैक्टर्स इवेलुएट करने के बाद ही ये लोग वो लोन अप्रूव करते हैं. Coming to question 8, in what ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? Why is this necessary? तो जो भी नॉर्मल बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल करता है? What are some of the measures it asks the bank to maintain? एंड इसकी ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, ये एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ऑल दी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो भी है ये इनके सुपरविजन में काम करती है. कैसे ये मैनेज करती हैं फंक्शनिंग? देखिए, एक तो ये देखती हैं कि कितना कैश बैलेंस है. अब बैंक्स कभी कभी क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लोन्स दे देते हैं, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट इसी से आएंगे. तो इस केस में ये लोग अपनी अपनी लिक्विडिटी से कभी कभी दूर चले जाते हैं. सपोज दे हैव 10 crores विद देमसेल्फ डिपॉजिट में, और इनको लोन्स देने चाहिए सपोज 7 crores, और 3 crores रखने चाहिए एज कैश. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल 15%, क्योंकि ये क्यों रिक्वायर करते हैं कि भाई अगर डिपॉजिटर्स को कभी विड्रॉ करना पड़े तो बैंक शुड नॉट फेल. कल को जाकर के आपने डिमांड डिपॉजिट किया, आपका बैंक कहता है नहीं नहीं हमने तो सारे पैसे लगा दिए लोन में, सो यू आर नॉट एबल टू विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, वी डोंट हैव कैश, देन व्हाट विल हैपन? योर लिक्विडिटी विल बी अफेक्टेड, योर फेथ इन द बैंक विल बी अफेक्टेड. तो ये कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं कि भाई अगर आपने 7 crores का लोन दे दिया, 3 crores को आपको रखना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, कोई विड्रॉ करे नहीं करे. तो ये कैश बैलेंस इट हेल्प्स टू इंश्योर स्टेबिलिटी. दूसरा पॉइंट है, लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया जाए, बट it should help the rural sector, it should help medium and small scale enterprises, it should help small cultivators. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सोशल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है when RBI takes control.
इसके अलावा आरबीआई एक पीरियोडिक रिपोर्ट भी सबमिट करने को मांगती है बैंक्स के द्वारा। बैंक्स ये पीरियोडिक रिपोर्ट टाइम टू टाइम सबमिट करते हैं आरबीआई को, शोइंग वट एवर द डिटेल्स ऑफ द बैंक्स आर, कि भाई ऐसे डिपॉजिट्स हैं, ऐसे हमने लोन्स दिए हैं, दिस इज़ आवर फाइनेंशियल सिचुएशन राइट नाउ, एंड कल को जा करके कुछ भी अगर उसमें दिक्कत होती है तो आरबीआई उसे रेक्टिफाई करने को कहता है। It also keeps a check on the interest rates set for loans in the public sector banks. तो इस तरीके से RBI tries to ensure that everything is very very smooth. What is the need for it? Need for it ये है कि अगर ऐसा नहीं हो तो banks will do whatever they feel like, and that may cause a development barrier for the nation as well as for the people. Analyze the role of credit for development. तो credit comes in where there is no money, and जहाँ पे credit आ जाती है तो कोई भी बड़ी project हो, that is you are able to go forward with that. So it is one of the most major aspects of the development. Most of the big industries, loans, etc., most of the big industries and projects, etc., you will see have been done keeping the bank into picture by taking a loan or by availing of credit facility. Affordable credit एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है in a country's development. People need loans for different reasons, for example business loan, home loan, etc., and to meet this requirement credit becomes very very important. Major part of the population in India is based in the rural sector. They are engaged in agricultural activities, and credit यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो हमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरी होती है, ऑब्वियसली दिस पुअर पीपल आर नॉट एबल टू बाई इट. सो ओवर देयर ऑल्सो क्रेडिट प्लेज अ very very important role. People can borrow money and they can use modern farming methods which are more reliable than the traditional methods. इसके अलावा small scale industries, businesses और बहुत सारे ऐसे sectors हैं जहाँ पे credit can help people and ultimately result in development. So it's a very simple question. You should be able to answer it. Nothing much there. Now coming to the last question, what do you mean by terms of credit? तो अब ये क्रेडिट अवेल करने के लिए आपको कुछ टर्म्स मीट करने पड़ते हैं या फिर कुछ रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं जो आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं. ओनली देन यू गेट क्रेडिट, दैट इज़ यू कैन बोरो मनी. सो एक हो गया आपका इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक्स फिक्स करते हैं. एक हो गया कोलैटरल विच इज़ एन एसेट दैट यू नीड टू कीप विद द बैंक एज अ गारंटी, कि अगर मैं फेल कर जाऊं तो दिस इज़ देयर एज अ गारंटी. थर्ड इज़ आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ इज़ कि कैसे कैसे रीपे करोगे. फॉर एग्जांपल फॉर्मल सेक्टर में फेवरेबल मोड्स ऑफ रिपेमेंट भी होते हैं. इसमें भी डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट मोड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन विच सेक्टर एंड हु इज़ टेकिंग द लोन एज वेल. दिस आर नोन एज व्हाट आर नोन एज दी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट अवेल करने के लिए ये सारी चीज़ों को हमें पहले सेट करना ज़रूरी होता है. एक कोलैटरल का होना ज़रूरी होता है, एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होना ज़रूरी होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है बैंक्स को वो फुलफ़िल करना होता है, और किस तरीके से पे करोगे. फॉर एग्जांपल 3 years में करोगे या 6 years में करोगे, एंड कितना इंटरेस्ट रहेगा, हाउ विल यू पे द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट. दिस वे terms of credit will vary from one credit arrangement to another. ये vary करेगा depending on the nature of the lender and the borrower. Next section will provide examples of the varying terms of credit in small arrangements. So अभी यहाँ पे next section तो कुछ है नहीं. This is basically all that I have told you. For example informal sector में डेफिनेटली इनके जो कोलैटरल्स होते हैं ये अलग होते हैं, इनकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है, मोड ऑफ रिपेमेंट भी काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव होती है, जहाँ पे ये लोग पैसे भी लेते हैं, आपसे काम भी करवाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरी नहीं होती है. बट इन फॉर्मल सेक्टर्स दिस विल बी डिफरेंट. अब फॉर्मल सेक्टर्स में भी प्राइवेट सेक्टर का अलग होगा, प्राइवेट बैंक्स का, पब्लिक बैंक्स का अलग होगा, बिकॉज एवरीबडी ऑपरेट्स विद डिफरेंट मोटिव्स. बट दिस आर बेसिकली वॉट इज़ नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन. आई होप जो भी समझाया आपने समझ लिया है. कुछ भी डाउट्स होने से वी आर ऑल हियर फॉर यू, एंड विद दैट वी विल रैप अप. All the very best. Thank you so much for staying connected. I hope this helps you. Thank you and bye-bye. We'll meet you with the next lesson.